हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ आईएमयू सीरीज। तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने ऑफ बो प्रिंसिपल, एटम्स के बारे में जाना था, मोलर मास क्या होता है, उन सब के बारे में जाना था, राइट। और जो लास्ट टॉपिक हमने किया था ना अपने पार्ट 3 वाले टॉपिक में, तो वहां पे हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो वहीं से ही कंटिन्यू हो रही है सारी की सारी चीजें, ठीक है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ। जैसे हमने बोला था कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 1s1। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2। उसी तरीके से लिथियम की क्या हो जाएगी, 1s2 2s1। ठीक है। सोडियम हमने किया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 1s2 2s2 2p6, फिर उसके बाद आ जाता है अपने पास 3s1। ठीक है। तो टोटल देखो यहाँ पे कितने हो गए अपने पास, 11 हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो अपना जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, ये रहा अपना पीरियोडिक टेबल। तो अपने पीरियोडिक टेबल को चार ग्रुप्स में, चार ग्रुप्स तो नहीं, चार ब्लॉक्स के अंदर बांटा जाए। ठीक है। तो ये वाला जो है, ये है हमारा एस वाला ब्लॉक। ये जो ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है इसको हम बोल देते हैं पी ब्लॉक। बीच वाले ब्लॉक को हम बोल देते हैं डी। और ये जो नीचे वाला ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है इसको हम बोल देते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है। तो जब हम एस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लास्ट जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहा होगा, एस सब शेल में जा रहा होगा। जब हम पी ब्लॉक के बारे में बात करें वहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा वो पी सब शेल में जा रहा है। डी वाले में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाएगा और यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ के अंदर जाएगा। इसके साथ साथ जब भी हम एस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं तो हम मेटल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं या फिर हम यहाँ पे मेटलॉइड्स के बारे में बात करते हैं। मेटलॉइड्स टोटल होते हैं 7। ये जो अपना डी ब्लॉक है इसमें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं और यहीं से ही अपने क्या उठाए गए थे, ये जो दो सीरीज यहाँ पे बनी हुई होती है, तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारे पास एस ब्लॉक होता है और पी ब्लॉक होता है ये हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, तो इसलिए हम इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ना एटम की, वो एक हमें थ्योरेटिकल फाउंडेशन दे रही है अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। ठीक है। हमें देखने को मिलता है कि जो एलिमेंट्स है जो एक ग्रुप में हमें देखने को मिल रहे हैं इनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। कहाँ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इनके आउटर मोशन की। अब देखा जाए ये जो अपना पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल कितने ग्रुप नजर आते हैं, 18 ग्रुप्स नजर आते हैं। ठीक है। सो दिस इज 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 तक आया। देन 13 14 15 16 17 और ये आ गया अपने पास 18। ठीक है। तो 18 ग्रुप्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पहले वाले ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हर एक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल की वो है NS1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में यहाँ हर एक के कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, यहाँ 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पे हम थोड़ी बात करेंगे ट्रेंड्स के बारे में कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हमें ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है। पहले तो एक बात समझो, हम यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और पीरियड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ग्रुप्स क्या होते हैं, जब हम वर्टिकल रोज के बारे में बात करें ऊपर से नीचे तक। ठीक है। ये क्या है अपने ग्रुप्स। और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं उसको हम बोल देते हैं पीरियड्स। तो ग्रुप्स कितने हैं टोटल अपने पास, यहाँ पर 18 है और पीरियड्स कितने हैं टोटल, 7 पीरियड्स है। अब इसको यहाँ पे समझना, ये है अपना पीरियोडिक टेबल। ठीक है। ऐसा सही दिखता है ना। तो अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज के बारे में। तो अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हूं तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है,
इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे अपने पास जो 7 पीरियड्स है, पहले वाले के अंदर हमें एक शेल देखने को मिलेगा, सेकेंड वाले के अंदर 2 शेल देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे तुम नीचे जाते जा रहे हो ना, वैसे वैसे जो शेल का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, और अगर शेल का नंबर बढ़ता जाएगा तो इसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो भी बढ़ता जाएगा। पीरियड्स की बात करें, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये जो एटॉमिक साइज है ये कम होता जाएगा। अब यहाँ पे कम क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो अगर मान लो मैं पीरियड नंबर सेकेंड के बारे में बात करूं, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि हर एक के अंदर दो दो शेल प्रेजेंट है। तो अगर शेल दो दो ही प्रेजेंट है तो साइज क्यों कम हो रहा है? क्योंकि यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो एक एक प्रोटॉन भी बढ़ता जा रहा है और एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जा रहा है। प्रोटॉन का बढ़ना, प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक एक नंबर आगे बढ़ रहे हैं पीरियड के अंदर, वैसे वैसे प्रोटॉन जो है उसका नंबर भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से उसकी जो अट्रैक्शन पावर है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वो भी बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली जब उसकी पावर ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो उसकी वजह से साइज छोटा होता जाएगा। तो ऊपर से नीचे जा रहे हो तो साइज इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले तो समझते हैं कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। मेरे पास यहाँ पे एक एटम है, बीचों बीच मान लो इसका न्यूक्लियस और यहाँ पे इसके ऑर्बिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल पे बैठा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले सारे भरे हुए होंगे, है ना, और फिर उसके बाद यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर। ठीक है, तो स्टेबल एटम में से मुझे एक इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी मैं एक एटम को दे रही हूं ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल सकूं, उस एनर्जी को हम बोल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो देखो हम क्या बोल रहे हैं? साइज बढ़ता जा रहा है। अब देखा जाए वैसे न्यूक्लियस बड़ा छोटा सा होता है, अब मैं बोल रही हूँ जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो वैसे वैसे साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये जो छोटा सा न्यूक्लियस, इसके अंदर जो प्रोटॉन है, वो यहाँ पे जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अच्छे से खींच पा रहे होंगे? नहीं खींच पा रहे होंगे, राइट। तो यानी कि थोड़ी सी भी एनर्जी दूंगी तो फटाफट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि ऊपर से नीचे जा रही, मुझे एनर्जी कम देनी पड़ रही है, कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है बाहर। तो यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या देखने को मिल रहा है? कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। पीरियड के हिसाब से बात करूं, लेफ्ट से राइट जा रहे तो ऑब्वियसली हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि जो अट्रैक्टिव पावर है प्रोटॉन की टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन वो बहुत ज्यादा है। तो क्या थोड़ी सी एनर्जी में ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का बॉन्ड है क्या वो टूट जाएगा? नहीं टूटेगा, मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहां से यहां जब मैं जा रही हूँ मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है ताकि मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ निकाल सकूं। ठीक है, यानी कि पीरियड्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है? कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। फिर उसके बाद है अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। एफिनिटी मींस अट्रैक्शन। तो वही अभी अभी जो हमने बात की उसी से रिलेटेड ही है सब कुछ, कि ऊपर से नीचे जा रहे हो साइज बढ़ रहा है तो क्या एफिनिटी ज्यादा होगी? नहीं होगी भाई ज्यादा एफिनिटी। इसकी और इसकी एफिनिटी क्या ज्यादा होगी? नहीं होगी। तो ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है वो कम हो रही है, और लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। कॉन्सेप्ट एक ही है, बस ट्रेंड्स चेंज हो जा रहे हैं यहाँ पे। फिर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो यहाँ पे मैं पानी के बारे में बात करूं, H2O को बोलते हैं पानी, है ना। एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कि दो इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो अब हमें क्या देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, स्लाइटली नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाता है स्लाइटली पॉजिटिव। तो देखो हमें क्या देखने को मिला कि जब तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन को, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, नहीं खींचेगा, अपने नहीं संभाल पा रहा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या ही अपने पास अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है जब तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो, लेकिन जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अब याद रखो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें 17 भी देखने को मिल रहा है। 17 में कौन कौन आ रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, देन 117th एलिमेंट आ जाता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कहीं ना कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो यानी कि इसकी जो अट्रैक्शन पावर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद है मेटालिक कैरेक्टर। अब देखो हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो अपने पास एस वाला ब्लॉक है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, मेटल्स, राइट। मेटल्स जो होती हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, और ये जो हमारे पास नॉन मेटल है इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर जब तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा था, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और पीरियड वाइज ये डिक्रीज कर रहा है क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन उसकी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अब देखो लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो मेटल से कहाँ की तरफ जा रहे हो, नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में तो इंक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये जो कुछ ट्रेंड्स है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, वो हमें पता होनी चाहिए कि ग्रुप वाइज क्या ट्रेंड रह रहा है और पीरियड वाइज क्या ट्रेंड रह रहा है। फिर उसके बाद एक एक करके ब्लॉक के बारे में हम यहाँ पे बात करें। सबसे पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करें। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, दो ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ये जो ग्रुप नंबर 1 है अपने पास, इसको हम बोल देते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एल्कली का क्या मतलब है, एल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्यूबल बेस, ठीक है, वो बेस जो कि पानी में घुल जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या रहा है, जैसे हाइड्रोजन की तो पोजीशन गड़बड़ाई हुई है, राइट, लेकिन उसके बाद क्या आता है लीना की रूबी के साथ फ्रेंडशिप, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हैं दे सारे के सारे क्या है, एल्कली मेटल। फिर उसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट वाला है, 2 वाला है, इसको हम बोल देते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एस ब्लॉक का पार्ट है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा होगा, एस वाले ब्लॉक में जा रहा होगा, एस वाले सबशेल में जा रहा होगा, और एस वाले के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में NS1 रहेगा और इसमें NS2। तो अगर मैं इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखूं इस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो क्या रहेगी, NS1 से लेकर 2 तक। इसमें जो एलिमेंट्स है वो कौन से एलिमेंट्स है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होगा एस ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। और जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो एस वाला तो पूरा भर जाएगा, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद पी के अंदर कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक रहेगा। तो इसकी एक तरीके से जनरल फॉर्मूला है। और यहाँ पे वो एलिमेंट्स है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल के अंदर एंटर हो रहा होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे है, राइट पोजीशन पे है। जो ऊपर वाले थे वो लेफ्ट पोजीशन पे थे, ये कहाँ पे है, राइट पोजीशन पे पीरियोडिक टेबल के। और यहाँ पे 13 से लेकर 18 तक एलिमेंट्स आते हैं, इसको देखो यहाँ पे 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आ रहे हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा होगा भाई, वो जा रहा होगा डी ऑर्बिटल के अंदर। और ये कहां से कहां तक है, 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप्स है उसके जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आएंगे। फिर है एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा होगा, एफ के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। जो पहली सीरीज है
उसको हम लेंथेनाइड सीरीज बोल देते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 58 से लेकर 71 तक होगा। इसको हम 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल से उठाए थे ना, इसलिए तो इनर ट्रांजिशन मेटल बोल दे रहे हैं हम इसको। तो ये वाले जो है इसको 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे। जो सेकेंड सीरीज है उसको एक्टिनम, एक्टिनम के बाद वाले आते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक्टिनाइड सीरीज बोल देते हैं। 90 से 103 तक होता है, इसको हम 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे। ये क्या है 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज, और ये क्या है 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज। अब s ब्लॉक एलिमेंट्स और p ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें अगर हमें डिस्टिंग्विशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे? तो ये जो हमारे s ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है, p ब्लॉक एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल के अंदर जा रहा होगा। s ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। p ब्लॉक एलिमेंट में -3 हो सकती है, 0 हो सकती है, और 0 से लेकर +5 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। s ब्लॉक के अंदर हमें ज्यादातर मेटालिक बॉन्ड देखने को मिलेंगे। देखो, मेटल और मेटल के अंदर हमें कौन सी बॉन्डिंग देखने को मिलती है? मेटालिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्ड हमें मेटल और नॉन मेटल में देखने को मिलेगा। जैसे मान लो NaCl है, Na क्या है हमारे पास? मेटल। Cl क्या है अपने पास? नॉन मेटल। तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच की बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्डिंग बोल देते हैं। वहीं पे जब भी हम p ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे तो हम नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे हमें कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं। और देखो यहाँ पे भी वही चीज आ गई ना, मेटल और नॉन मेटल, तो नॉन मेटल तो आ ही रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी बन सकती है। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफी कम होती है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। वहीं पे जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। और फिर इसके अलावा हम क्या बोल देते हैं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है इनमें ज्यादातर हमें मेटल्स देखने को मिलते हैं, पी ब्लॉक के अंदर हमें नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स देखने को मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। जो बीच में जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे जो बीच वाले एलिमेंट्स है ये सारे के सारे क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। 4 सीरीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखा जाए इसके अंदर भी सारे के सारे क्या आ रहे हैं? मेटल्स आ रहे हैं। सिर्फ याद रखना पी ब्लॉक के अंदर तुम्हें नॉन मेटल या मेटलॉइड देखने को मिल रहे हैं, बाकी पूरा पीरियोडिक टेबल मेटल से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें क्या आ रहे हैं? सारे के सारे मेटल। और मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इनके बीच में हाई मेटेलिक बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मेटल है तो यानी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी याद रखना है कि जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का, जो लेड है वो पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का। इसमें से जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें से ऑलमोस्ट सारे के सब में हमें वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलती है, ठीक है, कि वो ऊपर से नीचे कहीं तक भी जा सकती है। बहुत सारी हमें इसके वेरिएबल वैलेंस देखने को मिलती है, यानी कि ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकता है, जैसे मान लो आयरन जो है, ठीक है, आयरन भी किसके अंदर आ रहा है? तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है। आयरन जो है वो इस तरीके से, मान लो मैं CN के हिसाब से लिख रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते थे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें हमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बना सकते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। कैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर ज्यादातर हमें कैटलिस्ट ही देखने को मिलता है। और कैटलिस्ट की तरह क्यों काम कर रहे होते हैं? क्योंकि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर उसके बाद ये आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स कुछ भी बना सकते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो यहाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी सारे के सारे क्या है? मेटल्स है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इवन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ना हम ज्यादातर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यानी कि जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को बाहर निकालते रहते हैं। तो इनकी जो हाफ लाइफ होती है ना किन्हीं किन्हीं की, वो 3 मिनट तक की भी होती है। यानी कि मान लो मेरे पास इतना मेटल था, ठीक है, 3 मिनट के अंदर ही वो क्या हो गया? आधा हो गया। तो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इनकी। अब क्योंकि मेटल है तो डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इनका काफी ज्यादा होता है। इनमें भी हमें वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलती है। इनके जो आयन्स होते हैं ना ये कलर्ड होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। आप पैरामैग्नेटिक को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक तो देखो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो
मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए वो है पैरामैग्नेटिक, जो नहीं होगा उसको हम डायमैग्नेटिक बोल देते हैं। अब ये है एक ऑर्बिटल, डब्बा गया था अपना, ऑर्बिटल था, इसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में। अगर इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अगर इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या बोल देंगे, डाया मैग्नेटिक। डाया का मतलब ही क्या होता है, दो होता है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर दो है तो डायमैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है वो पैरामैग्नेटिक है। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, ये रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में, और ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी कि कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की, वो बहुत ज्यादा कम है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ये, ठीक है, और ये जनरली आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नोबल गैसेस के बारे में। नोबल गैसेस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हाय, नीना, अरे, करवाया, जेरोक्स, रेडी, और फिर 118 एलिमेंट जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, नोबल। नोबल गैसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में हमें 8-8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल इनका कंप्लीट है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत, ना ही इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत। लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जैसे सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ये जेनॉन। ये जो जेनॉन होता है ना, इसको हम स्ट्रेंजर गैस भी बोल देते हैं। स्ट्रेंजर गैस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फ्लोरीन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन शो करता रहता है। ठीक है, तो जो पहला नोबल गैस का कंपाउंड था वो किसने ऑब्टेन किया था, बार्टलेट ने किया था, और कब किया था, 1962 में। और वो जो पहला कंपाउंड था वो था जेनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है इस ग्रुप के अंदर, ये सारे कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, कोई भी खुशबू इसमें नहीं होती है, और ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। सिर्फ ये जो रेडॉन है ना, वो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। जब वोल्केनिक इरप्शंस होती है तब ये एटमॉस्फेयर में आती है, लेकिन ऐसे ये रेडॉन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती है। सारे के सारे मोनो एटॉमिक है, यानी कि हीलियम है, क्या इसको हम He2 करके लिखेंगे, नहीं। हाइड्रोजन जैसे H2 में पाई जाती है, तो ये क्या हो गई अपने पास, डायटोमिक होगी। ओजोन की बात करो, O3, ये ट्राई एटॉमिक होगी। लेकिन यहाँ पे नोबल गैसेस जो है वो सारे के सारे मोनो एटॉमिक होते हैं। ठीक है, और इनका जो एटॉमिक साइज है वो जैसे जैसे एटॉमिक बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इनका जो साइज है वो बढ़ता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से नीचे जा रहे हो, शेल बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इन गैसेस की जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, कोई जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दूसरे जो है वो बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर क्यों निकाल रहे हैं, स्टेबल होने के लिए निकाल रहे हैं। अभी ऑलरेडी स्टेबल है, क्या इनको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जितनी भी गैसेस है उनमें जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो पीरियोडिसिटी वाला टॉपिक था, आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में यानी कि 5th वाले पार्ट के अंदर हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो, एंड ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्जाम के लिए।